नमस्कार। आज आपके सामने काफ़ी समय बाद दोबारा से करंट अफेयर्स की क्लास लाई जा रही है। तो 1 सितंबर से हमारी करंट की क्लास आरंभ हुई थी और 9 सितंबर तक का करंट दिया जा चुका है। अभी कुछ दिनों से नहीं दिया तो 2 क्लास में हम इधर एक-एक सप्ताह की करंट उपलब्ध करा देंगे। एक 10 से 16 सितंबर तक का एक क्लास में करंट उपलब्ध करा दिया जाएगा, बाकी में 17 से 23 तक का करंट उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आज देखते हैं करंट के दिवस के बारे में, जो 10 और 16 सितंबर के बीच में जो भी दिवस आए हैं, इंपॉर्टेंट दिवस हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। और आप लोगों से फिर एक बार कह रहे कि क्लास पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर कोई समस्या आती है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। देखते हैं दिवस 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। इसमें जो 2024 से 26 तक के लिए जो विषय निर्धारित किया गया था या इसकी जो थीम है, आत्महत्या पर कथा को बदलना और कार्यवाही के लिए आह्वान, बातचीत शुरू करें, यह इसका सब्जेक्ट रखा गया था, जिसे आप थीम कहते हैं। अब आता है कि भाई आखिरकार किसके सहयोग द्वारा, किसके द्वारा यह स्थापित किया गया। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2003 में इस दिवस को स्थापित किया गया। अब देखते हैं अगला टॉपिक, 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, यहां पर जान लें, एक बिश्नोई समाज के द्वारा यह वनों को बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। अपने जीवन की परवाह ना किए बिना वनों को बचाने का जब प्रयास किया गया, इसी के उपलक्ष्य में यह बनाया जाता और ये बिश्नोई समाज के द्वारा किया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। तो वन एवं वन जीवों की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वालों की स्मृति में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 2013 में इस दिवस की शुरुआत की गई। अब देखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत की गई तो उसमें हुआ क्या था। तो 1730 के समय की बात है, जब वहां के मारवाड़ के शासक अभय सिंह थे। उन्होंने जंगल के कटाई के लिए आदेश दिया था, उन्हें कुछ निर्माण कार्य करवाना था, तो बड़े स्तर पर जंगल की कटाई करनी थी। तो खेजरली गांव में जंगल की कटाई का जब आदेश दिया गया, तो खेजरली गांव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में लोग उन वनों को काटने से बचाने के लिए वहां पहुंच गए और अपनी जान की परवाह ना किए बिना उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह उसे वनों को काटने से तो बचा नहीं सके, लेकिन अपना प्रयास किया उन्होंने, जिसकी वजह से उन्हें काफी लोगों को क्षति, जान माल की क्षति भी उठानी पड़ी और बड़े मात्रा में खेजरली में हत्याएं की गईं। इसी को खेजरली नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी के स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? 2013 से। किस विभाग, मंत्रालय के द्वारा? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। तो अब आता है क्वेश्चन कई बार कि कौन सा समाज है
जो वन एवं वन्यजीवों की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करता, बिश्नोई समाज। अब अगला है एक 11 सितंबर को ही दिग्विजय दिवस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जान लें कि ये स्वामी विवेकानंद की उस शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जो उन्होंने भाषण दिया गया था, उसकी स्मृति में मनाया गया था। वह भाषण उन्होंने 1893 में दिया गया था, इसी की स्मृति में यह मनाया जाता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक ये, अब आते हैं 12 सितंबर। तो 12 सितंबर को एक दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस। इसकी थीम जो है 2024 की दक्षिण दक्षिण सहयोग के माध्यम से एक बेहतर कल, ये थीम रखी गई है। अब देखिए 14 सितंबर 2024 को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब आता है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया कब जाता है, कि भाई 14 सितंबर को निश्चित डेट है क्या? ऐसा नहीं है। ये इस बार 2024 में 14 सितंबर को मनाया गया, लेकिन इसका टाइम निश्चित है सितंबर महीने का दूसरा शनिवार। ठीक, तो इसलिए सितंबर का दूसरा शनिवार विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया। इस बार की थीम है प्राथमिक चिकित्सा और खेल, तैयार तैयार जवाब दें। अब आते हैं 14 सितंबर को ही एक दिवस और मनाया जाता है, वो हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। तो संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। इसके उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। तो अब आता है कि भाई पहला दिवस कब मनाया गया था हिंदी दिवस? तो पहला हिंदी दिवस 1953 को मनाया गया था। अब जान ले कि भाई कहां की संविधान में क्या इसका उल्लेख है? तो देखिए संविधान में एक आर्टिकल है 343। इसमें कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह आर्टिकल 343 में कहा गया है। अब देखिए 15 सितंबर, तो 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया है। इस बार इसकी थीम जो है सभी स्तरों पर एआई के प्रभावी शासन को सुनिश्चित करना रखा गया है। अब देखिए 15 सितंबर को एक दिवस और मनाया जाता है जिसे इंजीनियर दिवस के नाम से जाना जाता है। यह दिवस सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की स्मृति में के जयंती की स्मृति में मनाया जाता है। अब इनके बारे में जानें कि भाई सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हैं कौन? यह इसी दिन 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक में जन्मे थे और इन्हीं की जन्म जयंती की स्मृति में यह मनाया जाता है। यह इंजीनियर के रूप में भारत में सेवा प्रदान किए। इनके कई ऐसे कार्य हैं जिनके लिए इन्हें याद किया जाता है, जैसे कि मैसूर में कृष्ण राजा सागर बांध बनाया, पुणे में खड़क बासला बांध बनाया। इनके द्वारा बनाई गई कई सिंचाई एवं जल आपूर्ति परियोजनाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके लिए इन्हें याद किया जाता है।
इन्हें 1955 में भारत रत्न भी मिला। इन्हीं के यह पहले दिवस के रूप में 1968 में भारत सरकार के द्वारा यह दिवस या इंजीनियर दिवस के रूप में घोषित किया गया। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या हुआ? विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं कि ये जो इसकी थीम जो है वो क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना, ये इसकी थीम है। अब ये भी जान लें कि यूएन महासभा द्वारा 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर किए गए थे, उसकी स्मृति में 1994 में इस दिवस के रूप में मनाने के लिए यह घोषणा की गई थी। अब किस पर हस्ताक्षर किए गए थे? कि जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ हैं उनको रोकने के लिए या उनके ज्यादा उत्पादन पर रोक लगाने के लिए यह हस्ताक्षर किया गया था। अब आते हैं भाई, ओजोन परत कहां पाई जाती है, उनके बारे में कौन सा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में यह किया गया था। यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ये इसका उद्देश्य था कि ओजोन जो क्षयकारी पदार्थ हैं जैसे सीएफसी, इनके उत्पादन एवं खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ये इसका उद्देश्य है। अब आते हैं कि भाई ऐसे पदार्थ हैं वो किस में मिलते हैं? प्रशीतकों में से उत्पन्न होते हैं, एयर कंडीशनर प्रयोग करते हैं, इसमें ऐसे पदार्थ निकलते हैं, ऐसी गैसें निकलती हैं, एरोसोल होते हैं, इनसे निकलते हैं। तो एरोसोल प्ररोधकों में उपयोग किया जाता है। इनको हम लोग जो विभिन्न दरवाजे, खिड़की आदि इनको पुताई करवाते हैं तो उसमें भी आपके यही गैसें निकलती हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। अब आते हैं कि भाई इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में फिर एक समझौता हुआ 2016 में 15 अक्टूबर को, जिसे किगाली समझौता कहते हैं। अब ये किगाली कहाँ है? अफ्रीका में एक राज्य रवांडा, जिसकी राजधानी है किगाली। ये रवांडा जो है एक लैंडलॉक कंट्री है और ये आपके विक्टोरिया झील से छूता है देश। अब देखिए, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन के लिए किया गया था और इसमें क्या किया? हाइड्रोक्लोरोकार्बन HFC के चरणबद्ध तरीके से उपयोग को समाप्त करने को इससे संबंधित है। ये पहले CFC फिर HFC, ये याद कर लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC है और किगाली में HFC है। अब ये करते क्या है? ओजोन क्षयकारी पदार्थों को प्रतिस्थापित करने के रूप में इनका किया गया। अब देखिए, ओजोन परत है क्या? अब आती है ओजोन परत। ओजोन परत जो है भारतीय हम जो क्या है विश्व में जो भारतीय वो क्या कहते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में को विभिन्न परतों में बांटा गया है, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल। इसमें सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर जो मंडल पाया जाता है वो होता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल इसलिए कहा जाता है कि उस मंडल में नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ता नहीं, समान रहता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहा जाता है। हालांकि ओजोन परत जहां पाई जाती है, ओजोन परत क्या होती है? वो सूर्य से आने वाली जो पृथ्वी पर आने वाली नुकसानदायक अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उससे पृथ्वी को बचाती है। अब वो अल्ट्रावायलेट किरणें क्या है? शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं। हमारी त्वचा कैंसर वगैरह हो सकता है, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे ये ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। तो ये ओजोन परत जो है प्राकृतिक रूप से कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी को बचाती है। अब आता है कि भाई ओजोन परत जो है क्या इसमें छेद भी हो गया है? तो ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है वो कहां हुआ है? तो अभी तक 2 छिद्र बताए गए हैं, एक अंटार्कटिका पे और एक फॉकलैंड द्वीप समूह पर।
तो फॉकलैंड द्वीप समूह आपका अर्जेंटीना के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस पर अधिकार है ब्रिटेन का। तो ये याद रखिएगा। तो फॉकलैंड द्वीप अक्सर पूछ दिया जाता है, अंटार्कटिका पूछा जाता है, तो फॉकलैंड द्वीप समूह ज्यादा चर्चा में रहता है। तो ये आपके दिवस हो गए। अब आगे चलते हैं आप अन्य करंट पर आगे। तो अब देखते हैं कि भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन। तो भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहां पर किया गया है, कौन से उद्यान में किया गया है, ये आना चाहिए। तो पहला टील कार्बन अध्ययन जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। पक्षी अभयारण्य भी है ये। अब जानते हैं कि भाई टील कार्बन आखिरकार है क्या। तो टील कार्बन के बारे में जान लें कि ये गैर ज्वारी मीठे पानी की आर्द्र भूमि में कार्बन को संदर्भित करता है, यानी कि कार्बन को प्रदर्शित करता है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें वनस्पति, माइक्रोबियल बायोमास और घुले हुए एवं कणकीय कार्बनिक पदार्थ में संग्रहित कार्बन शामिल है, यानी कि कार्बन इसमें ज्यादा मात्रा में संग्रहित होती है। अब इसके बारे में यह भी बताया गया भाई कौन सी परिस्थितियों में क्या होती है, तो यह भी जान लें कि इन पारिस्थितिकी तंत्रों में स्थलीय वन पारिस्थितिक तंत्रों की तुलना में अधिक कार्बन कैप्चर करते हैं, यानी कि कार्बन अधिक अवशोषित करते हैं, और उन्हें भंडारण की अन्य तंत्रों की अपेक्षा अधिक क्षमता भी होती है। कार्बन को अधिक अवशोषित करते हैं और उन्हें भंडारित भी रखते हैं ये, तो इसी को कहते हैं कार्बन, टील कार्बन। अब इससे खतरे क्या हैं, इसके कुछ खतरे भी हैं, तो वो भी जान लें कि खतरे क्या हैं इसके। यह आर्द्र भूमि ग्रीन हाउस गैसों को विनियमित करती है, उत्सर्जित करती है, एक तो यह खतरा है। दूसरा जान लें कि यह उत्सर्जित तो करती है, लेकिन करती और साथ में क्या करती है, यह प्रदूषण, भूमि उपयोग और परिवर्तन, जल निकासी में क्षरण करती है और इसके प्रति संवेदनशील है। तो ये खतरा है इसमें। तो टील कार्बन क्या है, कार्बन की अधिक मात्रा अवशोषित और भंडारित करने की क्षमता जिन ज्वारी गैर ज्वारी मीठे पानी में होती है उसे कार्बन टील कहते हैं, और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पहला अध्ययन किया गया। अब देखिए अगला पॉइंट कि अल्जीरिया में राष्ट्रपति चुनाव हुए और वहां के राष्ट्रपति जो है अब्देल मजीद तब्बेन, ये पुनः वहां के राष्ट्रपति बन गए, दोबारा राष्ट्रपति बन गए हैं। तो अब यहां जान लें कि अल्जीरिया की राजधानी क्या है, तो राजधानी अल्जीयर्स है, और यह भी जान लें कि यह अल्जीरिया भूमध्य सागर से सीमा रेखा बनाता है। तो यह अफ्रीकी देश है जो भूमध्य सागर से छूता है, यानी कि यूरोपियन कंट्री से निकट स्थित है। अब जो अल्जीरिया है यहां से कर्क रेखा भी गुजरती है और यहां से ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी गुजरती है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, वो 0 डिग्री देशांतर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं इससे गुजरती हैं। अगला पॉइंट आते हैं कि ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जर्नल में एक अध्ययन का प्रकाशन किया गया है। इसमें कहा गया है कि पश्चिमी घाट में केरल और तमिलनाडु ऐसे राज्य जहां तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं।
अब तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, तो बताया गया पश्चिमी घाट में 337 तितलियों की प्रजातियां हैं, जिनमें से 328 अकेले केरल में ही पाई जाती हैं। ठीक, और जबकि तमिलनाडु में 317 प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी कि सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियां आपकी केरल में पाई जाती हैं। उसके बाद तमिलनाडु में तो पश्चिमी घाट में याद रखिएगा। अब अगला है कि ओंगमा गांव जो कि नागालैंड में स्थित है, वहां हल्दी की एक नई प्रजाति खोजी गई है। वह करकुमा प्रजाति है जो अदरक परिवार की जिंजीबेरेसी परिवार से संबंधित है। और चूंकि ये ओंगमा गांव में खोजी गई नागालैंड की, तो इसलिए और करकुमा प्रजाति की है, तो इसलिए इसका नाम रखा है करकुमा ओंगमेंसिस। तो इसका नाम याद रखिएगा, करकुमा ओंगमेंसिस। ये नागालैंड के ओंगमा गांव में खोजी गई हल्दी की एक नई प्रजाति है। अब देखिए एक और आया है स्पेस एक्स, जो है स्पेस एक्स ने 2 वर्षों में मंगल ग्रह पर मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है, और कहा है कि यदि ये इसकी लैंडिंग सही रही तो अगले 4 वर्षों में मंगल पर पहली चालक दल वाली उड़ानें भी शुरू की जाएंगी। अब देखते हैं अगले टॉपिक पे, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास या युद्ध अभ्यास। तो इसके बारे में देखते हैं। ये जो 2024 का युद्ध अभ्यास हुआ है भारत अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये इसका 20वां संस्करण है और ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस बार ये 9 से 22 सितंबर 2024 के बीच में आयोजित किया गया, और इसमें पहली बार अमेरिका की हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट प्रणाली का प्रदर्शन किया गया है। ये याद रखिएगा, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट प्रणाली का प्रदर्शन पहली बार इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका की ओर से किया गया है, और यह 20वां संस्करण था। ये सितंबर 2024 में आयोजित किया गया है। अब अगला है कि भारतीय नौसेना के लिए निर्मित 2 पनडुब्बियां हैं, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों का कोचीन शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। अब देखिए ये जो 2 युद्धपोत हैं, नौसेना ने 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट जहाजों की श्रृंखला में ये जो 2 युद्धपोत लॉन्च किए हैं, ये 4थे और 5वें युद्धपोत हैं। इनको सेना में शामिल करने के बाद आईएनएस मेल्प और आईएनएस मुल्की के नाम से जाना जाएगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, इन्होंने 7 सितंबर 2024 को 5वें अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर जयपुर में इसकी मेजबानी की, और साथ ही साथ 2024 के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कारों का वितरण भी किया। इसमें विभिन्न शहरों को पुरस्कृत किया जाता है, और इसके लिए 3 श्रेणियां बनाई जाती हैं विभिन्न शहरों की। तो सबसे पहले श्रेणी फर्स्ट में, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर शामिल किए जाते हैं, इसमें सूरत को सबसे पहले स्थान पर, शीर्ष स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर जबलपुर को रखा गया। तो अगर कभी कभी शहर ना देकर के राज्य दे दिया जाता, तो सूरत के बारे में जानी रहे कि यह गुजरात में पड़ता है और जबलपुर एमपी में पड़ता है। अगला श्रेणी 2 आती है, जिसमें
3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहर शामिल किए जाते हैं। इसमें शीर्ष स्थान पर फिरोजाबाद और दूसरे स्थान पर अमरावती आता है। फिरोजाबाद आप जान ही रहे यूपी का है और अमरावती आपके महाराष्ट्र में आता है। श्रेणी 3 में 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को शामिल किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर रायबरेली है, दूसरे स्थान पर नलगोंडा है। रायबरेली आपके यूपी में आता है और नलगोंडा तेलंगाना में आता है। अब देखिए अगला पॉइंट है सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को टाइम पत्रिका ने प्रौद्योगिकी और एआई क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली लोगों की सेपर्स श्रेणी में शामिल किया है। इनके नेतृत्व में भारत अगले 5 वर्षों में सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में शीर्ष 5 देशों में स्थान बना लेगा। अब देखते हैं भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना से संबंधित एक पॉइंट है कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के साथ एक समझौता किया है। अब यह किस लिए किया है? यह विश्वविद्यालय रसद शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के साथ सशस्त्र बलों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भागीदारी या भूमिका निभाएगा। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है हिताची पेमेंट सर्विसेज। इसने एनपीसीआई अर्थात भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ के सहयोग से देश की पहली एंड्रॉयड आधारित कैश रिसाइकलिंग मशीन लॉन्च की है। उसका नाम क्या है? कैश रिसाइकलिंग मशीन HP DXBU01। अब देखिए ये लॉन्च तो कर दी है, तो ये भी जान ले कहां पर की, कैसे की। तो हमारे भारतीय केंद्रीय विदेश मंत्री जो थे S जयशंकर विदेश मंत्री ने कतर यात्रा के दौरान भारत GCC संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक की उपाध्यक्षता की है। तो अब दिमाग में आता है कि GCC है क्या? तो GCC समूह में देखिए कौन कौन से देश हैं? UAE, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत, यानी कि सभी खाड़ी के देश इसमें शामिल हैं। UAE, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत। अब अगले पॉइंट पर आते हैं कि गोरखपुर में दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण केंद्र खोला गया और इसकी उद्घाटन जो है योगी आदित्यनाथ ने किया। यानी कि यह जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है, वो गोरखपुर के वन विभाग या वन प्रभाग महाराजगंज के कैपियरगंज रेंज के भारोवेसी में यह स्थापित किया गया है। इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया कि आज से 10 वर्षों में 40 जोड़ी गिद्ध इसमें छोड़े जाएंगे और इनकी संख्या में वृद्धि का प्रयास किया जाएगा। अब यहां पर आता है भाई गिद्धों के बारे में आया, गिद्ध समाप्त होते जा रहे हैं। IUCN में भी ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणियों में शामिल किए गए हैं। तो इनके बारे में जान लें। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? सर्पोजिप्स कैल्वस इनका वैज्ञानिक नाम है। इन्हें IUCN यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की कौन सी गंभीर रूप से
लुप्त प्राय प्राणियों की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रजाति पर खतरा क्या है गिद्धों पर? देखिए, एक तो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, इनके आवास समाप्त होते जा रहे हैं। साथ ही साथ जानवरों के दुग्ध उत्पादन या दर्द निवारक दवा के रूप में गैर स्टेरॉइड डाइक्लोफेनॉक का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन जानवरों के मरने पर अगर इनका मांस भक्षण इन गिद्धों के द्वारा किया जाता है तो इनका लीवर समाप्त हो जाता है, कुछ ही दिन में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से ये क्या हो रहे हैं? समाप्त होते जा रहे हैं। अब एक नया पॉइंट है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसने हैदराबाद के निकट AICT की नींव रखी है। कहां पर? हैदराबाद के निकट। तो इसके लिए तेलंगाना सरकार ने इसमें विश्व व्यापार केंद्र बनाने के लिए विश्व व्यापार केंद्र संघ के साथ एक समझौता किया है। तो ये याद रखिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हैदराबाद के निकट AICT की स्थापना की जा रही है। भारत नागरिक विमानन पर दूसरे एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में की गई है। इस तरह का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2018 में बीजिंग में आयोजित किया गया था। 1944 के शिकागो सम्मेलन, जिसकी 80वीं वर्षगांठ पर अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अगले पॉइंट पर देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है 11 सितंबर 2024 को। इसका जो विषय है सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन था। इसमें भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति को प्रदर्शित किया जाएगा और इसका उद्देश्य जो है भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभारना है या एक वैश्विक केंद्र के रूप में निर्मित करना है। अब अगले पॉइंट पर देखते हैं कि भारत जो है पहले वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन कर रहा है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। अब इसी के साथ एक और संगठन है अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा का आयोजन भी इसी के साथ किया जा रहा है और इसका जो विषय है सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का भी आधिकारिक शुभारंभ किया जाएगा। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, अगला पॉइंट है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसे I4C के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो प्रथम स्थापना दिवस 10 सितंबर 2024 को अमित शाह के द्वारा संबोधित किया गया था। अब I4C का फुल फॉर्म क्या है वो भी जान लें कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के द्वारा अक्टूबर 2018 में की गई थी। अब देखते हैं अगले टॉपिक पर कि भारत एवं UAE ने परमाणु ऊर्जा और पेट्रोलियम सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौते किए हैं। क्या भारत और UAE ने परमाणु ऊर्जा और पेट्रोलियम सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौते किए हैं। अब ये सहयोग कौन कौन से समझौतों पर होगा ये भी जान लें और किसने समझौते किए हैं। तो प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं भारत के, और आबू धाबी के जो प्रिंस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इनके द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब देखिए जो 5 समझौते हुए वो कौन समझौते हैं 5।
एक तो ये है आपका असैन्य परमाणु सहयोग के लिए समझौता हुआ, एक एलएनजी की दीर्घकालिक आपूर्ति इस के तहत भारत और यूएई के बीच में होगी। गुजरात सरकार और आबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी पीजेएससी के बीच समझौता हुआ। तेल क्षेत्र के लिए भारतीय कंपनी जो है ऊर्जा भारत और एडीएनओसी के बीच समझौता हुआ। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनएलपीसीआईएल और अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन के बीच समझौता हुआ। अब अगले पॉइंट पर देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 101वां सदस्य है वो नेपाल बना। वैश्विक अंतर सरकारी संगठन जो कार्बन तटस्थ भविष्य के लिए सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, यह अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है। इस संगठन का 101वां सदस्य देश जो है नेपाल बन चुका है। 2015 में इस संगठन की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के पेरिस में आयोजित एक सम्मेलन में हुई थी। उस सम्मेलन का नाम था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। अब देखिए भाई, दिमाग में भाई क्वेश्चन आते हैं बहुत से कि भाई इस सम्मेलन का मुख्य इस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है आईएसए है, इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम में कौन सी जगह है? तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE में जो इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक ऊर्जा संसाधनों में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना इसका उद्देश्य है और प्रत्येक वर्ष 1000 मिलियन टन CO2 के वैश्विक सौर उत्सर्जन को कम करना भी इसका उद्देश्य है। 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को स्थापित करना इसका उद्देश्य है और 1000 मिलियन लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाना भी इसका उद्देश्य है। ये तो साइड के काटे ही जाते हैं।